जी अस्सलाम वालेकुम। कैफ 6 आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 15। आज के लेक्चर में कास्ट ऑफ कैपिटल के हम 2 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हमारे छोटे-छोटे कास्ट ऑफ कैपिटल के क्वेश्चन रह जाएंगे। रिमेनिंग क्वेश्चन आपकी आज की होम असाइनमेंट है। रिमेनिंग क्वेश्चन में कोई बड़ा एग्जाम लेवल का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कुछ छोटे-छोटे क्वेश्चन हैं जो आपके कंसेप्ट को टेस्ट करते हैं, वो आपने होम असाइनमेंट के तौर पर अटैम्प्ट करने होंगे। आज के लेक्चर में असाइनमेंट में 2 बड़े क्वेश्चन थे हमारे, एक जिम्बा वाला और एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन आईपीएल वाला। ये 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस करने हैं आज। स्टार्ट करते हैं पहले जिम्बा वाला क्वेश्चन से। स्टार्ट करें ये डिस्कशन। चलिए, एज यूजुअल पहले हम क्वेश्चन को रीड करेंगे, अहम इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करेंगे, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। कह रहा जिम्बा पीएलसी पब्लिक लिमिटेड कंपनी इज ए लिस्टेड ऑल इक्विटी फाइनेंस्ड कंपनी। ऑल इक्विटी फाइनेंस कंपनी का मतलब क्या है कि इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपोनेंट है कैपिटल का। कौन सा? ऑर्डिनरी शेयर्स। इसके अलावा कोई कंपोनेंट नहीं है। विच मार्केट पार्ट्स फ्रांस कंपनी विच मेक्स पार्ट्स फॉर डिजिटल कैमरास। द कंपनी पेज आउट ऑल अवेलेबल प्रॉफिट एज डिविडेंड। यानी इसकी जो पे आउट रेशो है वो है 100% या रिटेंशन रेशो 0% है इसकी। अमूमी तौर पे इस तरह की कंपनी में ग्रोथ रेट नहीं होता, लेकिन इस क्वेश्चन में उसने आगे चल के बता दिया हमें कि कुछ ग्रोथ रेट भी है। तो ठीक है, वो हो सकता है इस वजह से हो क्योंकि मार्केट एक्सपेंड कर रही है। इसमें कंपनी का अपना कोई अमल दखल नहीं है ग्रोथ में। अपना तो जो कुछ वो कमा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं डिविडेंड के तौर पे। जिम्बा पब्लिक लिमिटेड कंपनी हैज अ शेयर कैपिटल ऑफ 15 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। बताइए जो शेयर कैपिटल होता है उसमें हमें फेस वैल्यू हमारे लिए अहम है, टोटल वैल्यू या नंबर ऑफ शेयर्स? नंबर ऑफ शेयर्स। तो पहली चीज इसको अंडरलाइन कर लीजिए कि जो नंबर ऑफ शेयर्स है हमारे पास कितने हैं? 15 मिलियन ऑर्डिनरी शेयर्स। मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करने के काम आते हैं क्योंकि नंबर ऑफ शेयर्स को हम शेयर प्राइस के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास मार्केट वैल्यू आ जाती है। 29 सितंबर 2010 इट एक्सपेक्ट्स टू पे एन एनुअल डिविडेंड ऑफ ₹20 पर शेयर। 30 सितंबर और नीचे चूंकि रिक्वायरमेंट के अंदर वो कह रहा है 30 सितंबर 2010 या 20 जो भी है 2020 की कैलकुलेशन करनी है। इसका मतलब है ये हमारे लिए डी नॉट है। इट एक्सपेक्ट्स टू पे एनुअल डिविडेंड ऑफ ₹20 पर शेयर। ये अभी रिसेंटली का डिविडेंड है कि 1 साल के बाद का डिविडेंड? रिसेंटली का, अभी का, क्योंकि रिक्वायरमेंट में कह रहा है कैलकुलेशन किस डेट पे करनी है? 30 सितंबर 2020 पे। इसका मतलब इस वक्त हम जिस जगह पे खड़े हैं वो 30 सितंबर 2020। तो ये डी नॉट है, इसको अंडरलाइन कर लीजिए। ये हमारे पास दूसरी अहम इंफॉर्मेशन आ गई। फिर इन द एब्सेंस ऑफ एनी फर्दर इन्वेस्टमेंट द कंपनी एक्सपेक्ट्स नेक्स्ट 3 एनुअल डिविडेंड पेमेंट्स आल्सो टू बी ₹20 पैसास। ₹20 पर शेयर, ₹20 सॉरी 20 पैसा रुपीज बता दिया उसने, ₹20 पर शेयर। बट देयर आफ्टर ए 2% पर एनम ग्रोथ रेट इज एक्सपेक्टेड इन परपेचुटी। जी अब ये कौन सा कह रहा है? जो अगले 3 साल तक डिविडेंड सेम रहेगा। कौन सा? ₹20। यानी ईयर 1 में डिविडेंड है 20, ईयर 2 में डिविडेंड 20, ईयर 3 में डिविडेंड, लेकिन ईयर 3 के बाद ऑनवर्ड यानी ईयर 4 और ऑनवर्ड 2% ग्रोथ रहेगी परपेचुटी में। इसका मतलब है अब ये जो शेयर्स का जो कैश फ्लो स्ट्रीम है ये 2 कैश फ्लोज है। ठीक है, 2 कैश फ्लो स्ट्रीम्स हैं, एक विद ग्रोथ एक विदाउट ग्रोथ। तो बताइए इसमें जब हमने मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है, कैसे करते हैं? 2 हिस्सों में कैलकुलेशन। पहले ग्रोथ वाले की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो ईयर नॉट पे नहीं आती, वो ईयर 3 पे आती है। फिर ईयर 3, ईयर 2, ईयर 1 की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, वो होती है शेयर प्राइस। कल हमने ये किया, सीखा था ना, आज इसी की रिवीजन हो रही है। जी तो इसके साथ छोटी सी डायग्राम बना लीजिए जिसमें आप ईयर 1, 2, 3 में लिख ले 20, 20, 20 और फिर उसके बाद ग्रोथ एलिमेंट बनाइए और उसमें ग्रोथ रेट क्या लिखना है आपने? 2%। कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या है करंटली? 15% पर एनम। ये उसने हमें बता दी। ये एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन बताई। जो पहली रिक्वायरमेंट है वो पार्ट ए इसी पैराग्राफ से रिलेट करता है कि assuming that Zimba Public Limited Company remains all equity financed and using the dividend valuation model यानी dividend model calculate the expected ex dividend price per share। ex dividend price कौन सी होती है?
शेयर की वो प्राइस जिसमें डिविडेंड की प्राइस शामिल नहीं होती। और आपको पता है हम हमेशा कैलकुलेशन भी एक्स डिविडेंड करते हैं, और अगर फार्मूला यूज करें तो फार्मूले से जो अमाउंट आती है वो भी एक्स डिविडेंड ही आती है। फाइनेंस में एक्स डिविडेंड प्राइस को ही यूज किया जाता है। अगर कोई कम डिविडेंड प्राइस उसने क्वेश्चन में गिवन भी हो ना, डिविडेंड लेस करके प्राइस को यूज करते हैं। डिविडेंड प्राइस पर शेयर 30 September 2020 इफ द न्यू इन्वेस्टमेंट डज नॉट टेक प्लेस। ये ओल्ड उसने इंफॉर्मेशन एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन दी है, न्यू इंफॉर्मेशन ये है। सेकंड पैराग्राफ कह रहा है अगर न्यू इन्वेस्टमेंट ना हो तो बताइए क्या कॉस्ट होगी, ये इसकी क्या शेयर प्राइस होगी, शेयर प्राइस क्या होगी। बी assuming the Zimbabwe Public Limited Company remains all equity financed and using the dividend valuation model, calculate the expected ex dividend price per share at 30 December 2020 if the new investment does take place। अगर न्यू इन्वेस्टमेंट हो फिर क्या मार्केट वैल्यू होगी। यानी पहले उसने पूछा अगर इन्वेस्टमेंट ना हो तो मार्केट वैल्यू क्या होगी, फिर क्या पूछा है हो तो मार्केट वैल्यू। सी में कह रहा है कंपेयर द मार्केट वैल्यू विद एंड विदाउट इन्वेस्टमेंट, डिटरमिन वेदर न्यू इन्वेस्टमेंट शुड बी अंडरटेकन। ये आपको पता है वो कल जिसे हमने क्या नाम दिया था, सिंगल एंट्री की कैलकुलेशन। कि कह रहा है बताओ विद और विदाउट इन्वेस्टमेंट जो वैल्यूज को कंपेयर करके बताओ कौन सी वाली सूटेबल है। एग्जिस्टिंग इन्फॉर्मेशन दे दी, अब जरा न्यू इन्फॉर्मेशन देखते हैं क्या है। कहता है कंपनी इज कंसीडरिंग ए न्यू इन्वेस्टमेंट व्हिच वुड रिक्वायर एन इनिशियल आउटले ऑफ ₹500 मिलियन ऑन 30 सितंबर 2020। एक नई इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही है जिसका इनिशियल आउटफ्लो होगा 500 मिलियन। इफ दिस इन्वेस्टमेंट वर फाइनेंस्ड बाय ए 1-for-3 राइट इशू, इट वुड एनेबल द शेयर डिविडेंड per share, it will enable the share dividend per share to be increased to ₹21 on 30 सितंबर 2021 and all further dividends would be increased by 4% per annum। सबसे पहले मुझे बताइए जो शेयर कैपिटल की अमाउंट इंक्रीज होगी वो कितनी होगी 500 मिलियन, और जो नंबर ऑफ शेयर इंक्रीज होंगे वो कितने होंगे 5। कैसे मिलियन कैसे कैलकुलेट किया 1-for-3। इसका मतलब जिसके पास 3 शेयर हैं उसे एक मजीद शेयर इशू करना है। राइट इशू है, राइट इशू में कंपनी के पास पैसे आते हैं या नहीं, बोनस इशू में नहीं आते, राइट इशू में आते हैं। तो 1-for-3 इसका मतलब है जिसके पास 3 शेयर है उसको 1 मिलेंगे, जिसके पास 6 है उसको 2, जिसके पास 9 है 3, जिसके पास 12 है और जिसके पास 15 है और जिसके पास 15 मिलियन है 5 मिलियन। 1-for-3 का मतलब ये फिगर्स ध्यान में रखिएगा। नंबर ऑफ शेयर्स न्यू शेयर्स 5 मिलियन। फिर कह रहा है शेयर डिविडेंड इंक्रीज हो जाएगा ₹21 और फर्दर डिविडेंड इंक्रीज होंगे 4%। अब ये जो रिवाइज उसने हमें फिगर्स दिए हैं उनमें 21 क्या चीज है D1 के D0 D1 कैसे भला टर्म 2021 पे है, और 4% क्या चीज है ग्रोथ रेट। तो ग्रोथ रेट पहले भी तो उसने दे दिया 2%, वो एग्जिस्टिंग का था। अब ये इन्वेस्टमेंट के बाद क्या है, वो बिफोर इन्वेस्टमेंट था, ये आफ्टर इन्वेस्टमेंट है। इसके साथ लिख लें 4% के साथ जी ग्रोथ रेट। न्यू इन्वेस्टमेंट इज हाउएवर रिस्कियर देन एवरेज ऑफ एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट as a result of which the company's overall cost of equity would be increased to 16% per annum where the company to remain all equity financed। cost of equity increase हो गए 16% हो जाएगी। समझ आ गया, ये हमारी cost of equity न्यू है। मेरा पहला क्वेश्चन आपसे, क्या इसमें हमें वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का टेबल बनाना चाहिए? क्यों नहीं बनाना चाहिए, एक ही कंपोनेंट है इसमें, तो वेटेड एवरेज होगी नहीं। एक चीज की एवरेज नहीं होती, एवरेज 2 या उससे ज्यादा चीजों की होती है। बिल्कुल। तो आइए पहले पार्ट ए करते हैं। एग्जिस्टिंग बिफोर इन्वेस्टमेंट हमने प्राइस कैलकुलेट करनी है, किस मेथड से डीवीएम से। तो ये कल की तरह दरमियान में लगाते हैं लाइन, इधर आ जाएगा बिफोर इन्वेस्टमेंट पार्ट ए और इधर होगा पार्ट बी आफ्टर इन्वेस्टमेंट। जी सबसे पहले
प्राइस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल हमने यूज करना है। किताब नीचे छोड़ा है, डिविडेंड वैल्यूएशन मॉडल यूज करना है विद ग्रोथ। फार्मूला क्या होगा इसका? कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू, अच्छा डिविडेंड उसने 2 डेज का दिया हुआ, डी नॉट दिया या D1 बिफोर इन्वेस्टमेंट? डी नॉट, तो मैं डी नॉट वाला फार्मूला लगाऊंगा, 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय डी नॉट प्लस जी। क्लियर? अच्छा यहाँ पे उसने हमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी तो दी है ऑलरेडी 15%, तो फिर हम इसको क्यों कर रहे हैं? प्राइस कैलकुलेट करें तो इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज कीजिए, P नॉट इज इक्वल टू डी नॉट इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय, फिगर्स पुट कीजिए, डी नॉट कितना है 20 इंटू 1 प्लस जी 2% था जी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना दिया उसने 15% माइनस 0.02 इज इक्वल टू 156.92। ये है एक शेयर की प्राइस, और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं 15 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 156.92 इज, इसमें हाँ इसमें ये है अभी हमारा विद ग्रोथ वाला, शाबाश। इसको हम पहले करते हैं डायग्राम बना के, ये था ये है ईयर नॉट, ईयर नॉट, ये ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3, और ये ग्रोथ एलिमेंट है, इसमें 0.02 जी इज इक्वल टू 0.02। हमने अभी विद ग्रोथ को सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास प्राइस आई है ये बेसिकली ईयर 3 की प्राइस, ईयर 3 में हमारे पास प्राइस कितनी आ गई 156.92। क्या इसके अलावा भी इससे रिलेटेड कोई कैश फ्लोज है? बिल्कुल, कौन कौन से हैं 20 डिविडेंड, ईयर 1 में डिविडेंड, ईयर 2 में डिविडेंड, ईयर 3 में डिविडेंड। इसका मतलब ये हुआ ईयर 1 में डिविडेंड 20, ईयर 2 में डिविडेंड 20, ईयर 3 में डिविडेंड 20। अब मुझे क्या करना है, ईयर नॉट पे प्राइस कैलकुलेट करनी है, इन सब की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 20 मल्टीप्लाइड बाय, अच्छा और डिस्काउंट रेट कौन सा यूज करेंगे भला, जो इसका उसने दिया हुआ कॉस्ट ऑफ इक्विटी का 15%। कैलकुलेशन क्या होगी, कैलकुलेशन सुन लीजिए, 20 मल्टीप्लाइड बाय 1.15 पावर -1 प्लस 20 इंटू 1.15 पावर -2 प्लस 176 ऐड करके 0.92 मल्टीप्लाइड बाय 1.15 पावर -3, इन तीनों को करें ऐड। एनवीटी से कर ले भैया, आपका फेवरेट एनवीटी से कर ले, एनवीटी से कर ले तो एनवीटी से क्या होगा, प्राइस इज इक्वल टू 20 इंटू 1 माइनस 1/1 प्लस आई पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.15। ये हो गया हमारा एनवीटी 20 की प्रेजेंट वैल्यू। प्लस अब हमने क्या करना है 156.92 मल्टीप्लाइड बाय 1.15 पावर -3 इज इक्वल टू 148.84, 148.84। ये है जी शेयर प्राइस हमारी। यहाँ पे पहले जो हमने शेयर प्राइस कैलकुलेट की थी वो सिर्फ विद ग्रोथ वाले की थी ईयर 3 पे, ये अब जो हमने शेयर प्राइस कैलकुलेट की है ईयर नॉट पे है, और ईयर नॉट पे ही चाहिए ना 30 नंबर पे। अब इसकी टोटल मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, वो क्या होगी, टोटल वैल्यू इज इक्वल टू 15 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 148.84
84 इज इक्वल टू 2233 बस, चलें 2233। ये है कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू बिफोर चेक पॉइंट। कंपेयर कर लीजिए, कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो पूछ लीजिए। खास तौर पे जब एक ही सिक्योरिटी में मल्टीपल कैश फ्लोज हों, एक विद ग्रोथ और एक विदाउट ग्रोथ, तो उसकी प्राइस कैसे कैलकुलेट करनी है, इस कैलकुलेशन को अच्छे से समझ लें। डन जी, आगे चलते हैं। पार्ट 2। The company is considering a new investment which would require an initial outlay of rupees 500 million on 30 September 2020. If this investment were financed by 1-for-3 right issue, it would enable share dividend per share to be increased to rupees 21 on 30th September. अब ये क्या है? D1 है, and all further investment G 4% आ गया, कॉस्ट ऑफ कैपिटल 16% आ गया। जब कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे दिया है तो अब हम डीवीएम से क्या कैलकुलेट करेंगे? शेयर प्राइस। डीवीएम का असल मकसद यही था ना दुनिया में आने का, आपको पता है ना, शेयर प्राइस कैलकुलेट करना। वो तो फिर हमने जबरदस्ती से रीअरेंज करके जरूरत पड़े तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल दी हो तो डीवीएम से प्राइस कैलकुलेट कर सकते हैं, प्राइस गिवन हो तो डीवीएम से कॉस्ट ऑफ कैपिटल। डीवीएम दो धारी तलवार, दोनों तरफ चल जाएगी। तो अब हमें चूंकि कॉस्ट गिवन है, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, डिविडेंड फार्मूला यूज करेंगे, विद ग्रोथ विदाउट ग्रोथ? पक्का विद ग्रोथ। इसमें मल्टीपल कैश फ्लोज है कि सिंगल है? सिंगल है, तो सीधा बेफिक्र हो के आप फार्मूला यूज कीजिए विद ग्रोथ वाला, कि कॉस्ट ऑफ 50 इज इक्वल टू, अब डी नॉट इंटू 1 प्लस जे लिखो या D1, हालांकि फर्क कुछ नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चन में जो गिवन इंफॉर्मेशन है वही यूज करेंगे ना। D1 डिवाइडेड बाय P नॉट प्लस G। अब क्या करना है? प्राइस कैलकुलेट करनी है, इसको अरेंज करना पड़ेगा। रीअरेंज करेंगे, P नॉट इधर, D1 इधर, डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ। देखिए यही है। क्या करना है अब? D1 कितना है? D1 किस वजह से? 30 सितंबर 2021 की वजह से। यहां पे अगर 0 लिख देना 2020, ये D नॉट बन जाए, फिर हमें D नॉट इंटू 1 प्लस जी लिखना पड़ेगा। D1 21, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितनी हो गई है? अब आफ्टर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो जो फिगर यूज करनी है आफ्टर इन्वेस्टमेंट वाली करनी है, बिफोर वाली नहीं करनी, वो पुरानी हो गई है। आफ्टर इन्वेस्टमेंट 16%, 0.16 माइनस ग्रोथ रेट अब कितना हो गया? 4%, 0.04, 175। क्या इसमें हमने सेकंड कैलकुलेशन करनी है कोई? क्यों नहीं करने? सिंगल कैश फ्लो स्ट्रीम है, कोई प्रॉब्लम? अब क्या करना है हमने बोला? अब क्या करना है? हाँ जी, नंबर ऑफ शेयर से टोटल मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और फिर उसके बाद उसको पार्ट सी की तरफ मूव करेंगे। टोटल वैल्यू, अब ये मुझे आप बताएंगे नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 20 क्या 50 मिलियन थे? 20 कैसे आ गए? 5 मिलियन शेयर इशू किए हैं। ये ना बोले 500 कैपिटल आया है, यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स हम यूज कर रहे होते हैं। आपने क्या बोलना है? 5 मिलियन शेयर्स बड़े हैं, वरना कल आपको पता है वो अमाउंट 600 कैपिटल 600 मिलियन बढ़ा था, तो शेयर 5 मिलियन थे, क्योंकि वो उसने 12 रुपए में इशू किया था 10 की बजाय। टोटल मार्केट वैल्यू कितनी हुई? 3500 पूरा। ये लीजिए, अब क्या करना है? सिंगल एंट्री है। क्लोजिंग मार्केट वैल्यू क्या है? यहां से क्या ले? मार्केट वैल्यू आफ्टर इन्वेस्टमेंट कितनी है? लेस मार्केट वैल्यू बिफोर इन्वेस्टमेंट कितनी है?
2233। तो ये जो डिफरेंस आया है कितना है 1267। ये सारे का सारा क्या प्रॉफिट है प्रोजेक्ट का? नहीं नहीं, इसमें जो नया शेयर कैपिटल आया है, नंबर ऑफ शेयर्स नहीं, नया शेयर कैपिटल आया वो भी तो है। क्लोजिंग शेयर कैपिटल, क्लोजिंग एसेट्स माइनस ओपनिंग, फिर उसमें जो फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है वो भी तो लेस करना, फिर प्रॉफिट आएगा। लेस शेयर्स इशूड, कितनी वैल्यू के? तो हमारे पास अब नेट कितना आ गया 767। तो क्या ये इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए? यस, न्यू इन्वेस्टमेंट शुड बी अंडरटेकन, क्योंकि इससे कितना फायदा होगा हमें 767 मिलियन का। चेक पॉइंट। कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। क्लियर? कल के क्वेश्चन के बाद ये इजी था ना? कोई नई चीज सीखी इसमें आपने? नहीं, कंपनी को मार्केट वैल्यू का फायदा होता है, कंपनी को मार्केट वैल्यू का ही फायदा है। जिस दिन प्रैक्टिस में क्या होता है भला, जिस दिन कंपनी ये प्रोजेक्ट साइन करती है ना, उस दिन कंपनी के शेयर प्राइस की वैल्यू बढ़ जाएगी 767 मिलियन से। जी, वो शेयर्स को प्रीमियम में इशू करना लाजमी नहीं है, लेकिन वो एट पार पे भी कर रही है, यहाँ पे एट पार पे कर रही है, तो फिर भी मार्केट वैल्यू बढ़ेगी कंपनी। ये मार्केट वैल्यू बढ़ रही है, कंपनी की बैलेंस शीट में शेयर्स की वैल्यू नहीं बढ़ेगी, वो आप ठीक कह रहे हैं। कंपनी के बैलेंस शीट में जो शेयर्स हैं वो फेस वैल्यू पे ही आते हैं, लेकिन हम तो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं। मार्केट वैल्यू जो है वो तो जो कंपनी का टोटल सरप्लस होगा, प्रॉफिट होगा ऐसे प्रोजेक्ट को में इन्वेस्टमेंट करने से, उसकी वजह से प्राइस ज्यादा होगी। हाँ जी, ये प्रॉफिट है 767 में, जिस प्रोजेक्ट की वजह से कंपनी को हुआ है। क्लियर जी? चलिए, ये था हमारा क्वेश्चन 8। अब इसके अलावा कौन सा क्वेश्चन था? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कोई क्वेश्चन तो नहीं आपका? चलिए ठीक है, अब ऐसा कीजिए 1-2 मिनट इस क्वेश्चन को देख लीजिए तसल्ली के साथ, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। 1-2 मिनट का पास लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ये पास कीजिएगा जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 5 पेपर का क्वेश्चन है आईपीएल। क्वेश्चन है जी स्प्रिंग 23 का क्वेश्चन नंबर 10 है। स्टार्ट करते हैं। पहले हम एज यूजुअल इसकी इंफॉर्मेशन का एनालिसिस करेंगे और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। आईपीएल इंटरनेशनल पैकेजिंग लिमिटेड इज इन द बिजनेस ऑफ पैकेजिंग मटेरियल फॉर ए रेंज ऑफ फूड प्रोडक्ट्स। Following information has been extracted from IPL's financial statements as on 31st December 2022. पहले कह रहा है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ₹10 ईच और आगे टोटल अमाउंट। दो चीजें उसने हमें दी हैं शेयर कैपिटल के बारे में, फेस वैल्यू 10 ईच और टोटल शेयर कैपिटल 100.4 मिलियन। हमारे लिए कौन सी रेलिवेंट है? नंबर। इन दोनों में से कोई भी रेलिवेंट नहीं है, जो रेलिवेंट है वो कौन सी है? नंबर ऑफ शेयर्स। तो क्या आप नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कैलकुलेट कीजिए। 100.4 मिलियन को डिवाइड करें 10 से, ये क्या आ जाएगा? 10.04 मिलियन। तो ये लिख लीजिए नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 10.04। एक ये इंफॉर्मेशन हमें चाहिए होती है, ये हमने लादा कर ली। नेक्स्ट, इरडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल ₹100 ईच, टोटल 20.4। अगेन इसमें भी उसने हमें टोटल शेयर कैपिटल दिया है, फेस वैल्यू दिया है। हमारे काम की इंफॉर्मेशन कौन सी होती है? नंबर ऑफ शेयर्स। क्यों काम की होती है भला? क्योंकि नंबर ऑफ शेयर को शेयर प्राइस से मल्टीप्लाई करके हमने मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करना होती है। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए, ये कैलकुलेट कीजिए। 20.4 मिलियन डिवाइडेड बाय 100, ये क्या? 0.204 मिलियन शेयर्स। 0.204 मिलियन में सॉल्व करना है ना, हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल मिलियन में सॉल्व करते हैं राउंड ऑफ करके। नंबर ऑफ शेयर्स के भी कैलकुलेट हो गए। नेक्स्ट, 9% रिडीमेबल बॉन्ड ₹100 ईच, टोटल वैल्यू उसने 30.2 दी है। रिडीमेबल बॉन्ड है, ठीक है। अब अगेन इसमें भी हमारे लिए क्या चीज अहम है? नंबर ऑफ बॉन्ड्स। क्यों? क्योंकि ताकि वैल्यू कैलकुलेट करें हम
उसके साथ हम नंबर ऑफ बॉन्ड्स को मल्टीप्लाई करें। बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू होती है ना, बैंक लोन की नहीं होती। तो इसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स कैलकुलेट कीजिए, कितने हैं? 0.302 मिलियन। तो हमें 3 कंपोनेंट्स उसने दिए हैं, तीनों के नंबर ऑफ सिक्योरिटीज हमारे सामने आ गए। यहां तक कोई प्रॉब्लम? फिर कह रहा है एग्जिस्टिंग बिजनेस क्या है? आईपीएल डिस्ट्रीब्यूट 60% ऑफ इट्स अर्निंग एज कैश डिविडेंड। 60% कैश डिविडेंड के, तो इसका मतलब है री इन्वेस्टमेंट रेट कितना है? 40%। रिटेंशन रेट 40% है। डिविडेंड पे आउट रेशियो 60% है। फॉलोइंग इज द ट्रेंड ऑफ अर्निंग पर शेयर फॉर द प्रीसीडिंग 6 ईयर्स। पिछले 6 सालों का ये ट्रेंड है। अब देखिए जो लास्ट अमाउंट है 22, यही लास्ट लेटेस्ट है या लेटेस्ट कोई और भी ऊपर नीचे उसने बताई है? यही लेटेस्ट है। यहाँ पे अहम क्वेश्चन, आपने जब ग्रोथ रेट कैलकुलेट करना है तो डिविडेंड की बेस पे कैलकुलेट करना है या अर्निंग की बेस पे? डिविडेंड की बेस पे। वैसे अर्निंग की बेस पे भी कैलकुलेट करें तो इससे फर्क नहीं पड़ता मैथमेटिकली, क्योंकि किसी भी दो फिगर्स के दरमियान में जो रेशियो है ना, उन दोनों फिगर्स के 20% लेंगे उनमें भी सेम रेशियो होगी। उन दोनों फिगर का 50-50% लेंगे फिर भी सेम रेशियो होगी। यानी आप डिवाइड कीजिए 20 एंड प्राइस डिवाइडेड बाय स्टार्ट प्राइस होता है ना, 28 डिवाइड बाय 16 करें वो भी वही आंसर आएगा। और 28 का 60% ले और फिर 16 का 60% ले, फिर इसको डिवाइड करें फिर भी वही आंसर आएगा। लेकिन हम चलते हैं कंसेप्ट की बेस पे। कंसेप्ट क्या कहता है? डिविडेंड की बेस। तो हमने भी वैसे कौन सा सारे डिविडेंड में कन्वर्ट करना है, सिर्फ एंड प्राइस और स्टार्ट प्राइस को करना है। तो स्टार्ट डिविडेंड 2017 का डिविडेंड कितना है? ये टेबल किस काम आता है? ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के लिए। तो ग्रोथ रेट कैलकुलेट कर लेंगे, चलिए एंड में हम कर लेंगे, अभी तो फिर डिस्कशन करते हैं ग्रोथ रेट। और ग्रोथ रेट किस काम आता है? कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए, या अगर कॉस्ट गिवन है तो मार्केट वैल्यू कैलकुलेट। नीचे उसने बताया रिटर्न ऑन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इज 9% पर एनम वेयर एज मार्केट रिस्क प्रीमियम इज 5% पर एनम। आईएलएम्स करंट इक्विटी बीटा इज 1.2। अब मार्केट रिस्क प्रीमियम कितना है? 5। मार्केट रिस्क प्रीमियम क्या होता है? ये मार्केट रिटर्न का और रिस्क फ्री रिटर्न का डिफरेंस है। इस क्वेश्चन में उसने डिफरेंस हमें खुद से कैलकुलेट करके दे दिया, यानी हमें कोई डिफरेंस कैलकुलेट नहीं करना, खुद से कैलकुलेट करके फार्मूला क्या होगा? रिस्क फ्री रेट 9% प्लस बीटा 1.2 इंटू रिस्क प्रीमियम 5%। 5 इंटू 12 6%, 6 प्लस 9 15%। 15% हमारा एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा। अच्छा मुझे बताइए, एग्जिस्टिंग कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो उसने दे दिया है, तो अब ग्रोथ रेट से हम क्या कैलकुलेट करेंगे? प्राइस या वैल्यू। डन जी? समझ आ रही है इंफॉर्मेशन, किस इंफॉर्मेशन का क्या इस्तेमाल है? थर्ड, IPL pays ₹20 as annual dividend on each preference share every year. Current market price of preference share is 185. करंट प्राइस दे दी मार्केट वैल्यू, इसकी कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे? वो नंबर ऑफ शेयर तो मार्केट वैल्यू के लिए है, कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए D/P। याद है? परपेचुअल, ये इरिडीमेबल है ना, रिडीमेबल की कॉस्ट उसकी IRR होती है, इरिडीमेबल की नहीं होती। इरिडीमेबल तो डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस है, तो इसकी कॉस्ट क्या होगी? 20 डिवाइड बाय 185। फिर 4, 9% रिडीमेबल बॉन्ड विल बी रिडीम्ड ऑन 31 दिसंबर 2025 एट 15% प्रीमियम। कितने साल के बाद? इस वक्त है 2022, 22, 23, 24, 25, 3 साल बाद बॉन्ड रिडीम होगा 15% प्रीमियम पे। द करंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर बॉन्ड इज 110 ईच। ना करंट वैल्यू एट पार है ना रिडीम्ड वैल्यू एट पार है। इसका मतलब है हम वो रूल नहीं लगा सकते कि अगर इशूड एट पार रिडीमेबल एट पार हो तो कूपन रेट ही IRR है, वो रूल नहीं लगेगा, बल्कि कौन सा कंसेप्ट लगेगा? IRR कैलकुलेट करनी होगी, पहले 9% पे और फिर कोई अदर रेट पे। एप्लीकेबल टैक्स रेट इज 30%। टैक्स रेट किस लिए दिया उसने? रिडीमेबल बॉन्ड के लिए। इसमें जब आपने एन्युटी कैलकुलेट करनी है ना, प्रेजेंट वैल्यू, नेट ऑफ टैक्स कैलकुलेट। कुछ समझ आई कैलकुलेशन? अब आप क्या एग्जिस्टिंग वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट कर सकते हैं?
फिर उसके बाद उसने कहा नीचे न्यू भी कैलकुलेट करनी है, वो न्यू बिजनेस की इंफॉर्मेशन है। अच्छा न्यू बिजनेस देखते हैं क्या है। आईपीएल इज प्लानिंग टू सेट अप 1 more पैकेजिंग यूनिट। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड टू रुपीज 45 मिलियन। इसका मतलब है जो भी कंपोनेंट ऐड होगा उसकी मार्केट वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ शेयर जो मर्जी हो, मार्केट वैल्यू क्या होगी 45 मिलियन, which will be financed by issuing 15% redeemable preference share of rupees 100 each at par value, at par value। तो इसका मतलब कितने हुए नंबर ऑफ शेयर्स 45 मिलियन रुपीज है, डिवाइडेड बाय 100 नंबर। लेकिन बहरहाल 45 मिलियन ही आपको पता है वैल्यू आ जाया करती है जो फंड चाहिए होता है। 15% कूपन रेट है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, रिडीमेबल है, आईआरआर कैलकुलेट करनी है, शेयर है, टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं करनी। आफ्टर 4 ईयर एट ए प्रीमियम ऑफ 20% अबव पार वैल्यू। इसका मतलब इशूड एट पार रिडीमेबल पार वाला रूल नहीं लगेगा, ये प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है 20 में, इशूड एट पार पे ही हो रहा है लेकिन रिडीमेबल प्रीमियम पे हो रहा है। आईपीएल एस्टिमेट्स दैट as a result of this new investment equity beta will increase to 1.3। अब क्या होगा, इक्विटी बीटा इंक्रीज हो गया तो फिर क्या होगा, कॉस्ट ऑफ ऑर्डिनरी शेयर्स भी इंक्रीज। अच्छा इसकी जो कॉस्ट निकलेगी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की वो तो सब निकलेगी, इसकी वजह से ऑर्डिनरी शेयर की कॉस्ट भी बदल गई। क्यों, इक्विटी बीटा बदल गया, इक्विटी बीटा बदल गया तो इक्विटी शेयर की कॉस्ट बदल गई, कॉस्ट बदल गई तो उनकी मार्केट वैल्यू भी बदल गई। कॉस्ट बढ़ती है तो मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। समझ रहे हैं इम्पैक्ट। क्वेश्चन के अंदर कोई ऐसी फिगर, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो आपको लगे कि पता नहीं ये क्या चीज है, इसका क्या करना, सारी इंफॉर्मेशन क्लियर है। अब सिर्फ हमने कैलकुलेशन करनी है। करें स्टार्ट कैलकुलेशन। पार्ट ए में कह रहा है कंप्यूट आईपीएल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस। एग्जिस्टिंग बिजनेस की वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग बिजनेस है ये, यहां तक, न्यू बिजनेस नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइए कि पिछले वाले क्वेश्चन में तो मैंने ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का फॉर्मेट नहीं बनाया था, अब बनाया है। क्यों, अब कंपोनेंट ज्यादा है। सबसे पहले कौन सा कंपोनेंट, ऑर्डिनरी शेयर्स, ये हम वर्किंग के लिए हिस्सा यूज कर लेंगे और वो कैलकुलेशन के लिए। ऑर्डिनरी शेयर्स, नंबर ऑफ शेयर्स कितने, मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। पहले क्या कैलकुलेट कर ले, कॉस्ट आसानी से हो सकती है, इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। कॉस्ट क्या होगी, 9% प्लस बीटा 1.2 इंटू 5%। डायरेक्ट उसने चूंकि रिस्क प्रीमियम दे दिया इसलिए लेस करने की जरूरत नहीं, यानी जो इंडस्ट्री की एवरेज थी उसमें से उसने रिस्क फ्री रेट को माइनस करके डायरेक्ट ही दे दिया 5, ये वही है रिस्क फ्री प्रीमियम। तो ये कितना हुआ 15%, 15%। यहां तक कोई प्रॉब्लम। अब हमने मार्केट वैल्यू कैलकुलेट करनी है शेयर्स की, कैसे करेंगे मार्केट वैल्यू कैलकुलेट, कैसे करेंगे, डीवीएम से। डीवीएम विद ग्रोथ के विदाउट ग्रोथ, कैसे पता चला, विद ग्रोथ का फार्मूला लगाना है, टेबल दिया है ग्रोथ रेट कैलकुलेट, इसका मतलब है ग्रोथ रेट कैलकुलेट होगा, ग्रोथ रेट है और फार्मूला ग्रोथ रेट वाला लगेगा। शेयर की प्राइस क्या हुई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज इक्वल टू डिविडेंड डी नॉट, लेटेस्ट प्राइस दी हुई है, लेटेस्ट डी नॉट इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय पी नॉट प्लस जी, यही फार्मूला है। रीअरेंज करेंगे प्राइस कैलकुलेट करने के लिए, पी नॉट इज इक्वल टू डी नॉट इंटू 1 प्लस जी डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी माइनस ग्रोथ रेट। अब कीजिए कैलकुलेशंस, ये क्या वैल्यू आएगी, जी कैलकुलेट करनी है, जी को कैलकुलेट अभी कर लेते हैं।
अर्निंग पर शेयर, वैसे तो अर्निंग पर शेयर की बेस पे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जी एग्जैक्ट कैलकुलेट होगा, लेकिन असूल को नहीं छोड़ना हमने, कंसेप्ट को। कंसेप्ट कहता है कि डिविडेंड ग्रोथ रेट कैलकुलेट करो, अर्निंग ग्रोथ रेट नहीं, डिविडेंड। तो 60% पे आउट करते हैं ना, अर्निंग 16 है, डिविडेंड कितना होगा 16 का 60%, 16 का 96 कितना होगा 9.6, और 28 का 60% 16.8। तो इसका मतलब जो हमारा ग्रोथ रेट का फार्मूला होगा वो होगा एंड प्राइस इज इक्वल टू स्टार्ट प्राइस इंटू 1 प्लस जी पावर एन। और ये एंड प्राइस क्या हुई डिविडेंड की 16.8 इज इक्वल टू स्टार्ट प्राइस 9.6 इंटू 1 प्लस जी कैलकुलेट करना, एन कितना होगा, पक्की बात है। लेकिन ये तो 1 2 3 4 5 6 साल का डाटा है, हाँ नॉट है बिल्कुल, वो 16 से 17 तक एक साल गुजरता है, 16 से 17 तक एक साल, 17 से 18 2 साल, 18 से 19 3 साल, तो ये क्या आएगा 5। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, कैलकुलेटर पे लिखिए 16.8 डिवाइडेड बाय 9.6 और इसकी पावर क्या आएगी -5, ये आएगी 1/5, 1/5, 1/5 आएगी इज इक्वल टू 1 प्लस जी, ऐसा ही है, उसको माइनस कर दें, करने आता है कैलकुलेटर, कैलकुलेटर मेरा नीचे रह गया 11.84, पक्का आपसे कैलकुलेट हो गया, आपसे कैलकुलेट हो गया, आपसे भी हो गया, फिर तो सबसे हो गया, शाबाश शाबाश शाबाश। जी इज इक्वल टू 11.84%, यहां पे आप वैल्यूज को पुट कीजिए, डी नॉट क्या है 16.8 इंटू 1.1184 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ इक्विटी क्या थी 15% थी, उससे थी, ये जो हमने कैलकुलेट किया 15%, 0.15 माइनस 0.1184 इज इक्वल टू, कैलकुलेट कीजिए 594.59, ये है जी हमारी एक शेयर की प्राइस, जो कि यहाँ पे आ जाएगी। ग्रोथ रेट रिटेंशन रेट से क्यों नहीं, रिटेंशन रेट से भी कैलकुलेट, ग्रोथ रेट रिटेंशन रेट से, जब उसने एक्स्ट्रापोलेशन का डाटा दिया हुआ है तो रिटेंशन रेट से कैलकुलेट करने की क्या जरूरत है, जब उसने डाटा दिया हुआ है तो फिर हमने ग्रोथ उसके रिटेंशन रेशियो से कैलकुलेट नहीं कर दिया था, रिटेंशन रेशियो से फार्मूला होता है, वो क्या होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल मल्टीप्लाइड बाय रिटेंशन रेशियो। अगर ये टेबल ना दिया होता, ये टेबल ना दिया होता तो फिर मैं ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट करता, 15 इंटू 14%, 40%, लेकिन चूंकि उसने हमें ये टेबल दिया हुआ है तो हमने जिस तरह रूल है, हालांकि डीवीएम से भी कॉस्ट कैलकुलेट हो सकती है, लेकिन अगर कैपम दिया हो डाटा, कैपम का डाटा दिया हो तो हमने कैपम की हो प्रायोरिटाइज करना है, तो टेबल दिया हो तो आपने ग्रोथ रेट टेबल से ही यूज करना है। दूसरा फार्मूला भी याद है ना, है हमारे पास, कॉस्ट ऑफ इक्विटी से मल्टीप्लाई करने का, नोट्स में लिखा हुआ है, सवाल उसका नहीं आया अभी तक मेरा ख्याल है 5। तो अब टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने थे 10.04 मिलियन इनटू प्राइस कितनी आई 594.59, अब कितने मिलियन हो गया 5969.68 चेक पॉइंट। यहां तक सारी कैलकुलेशन को तसल्ली से देख लें, ओके है तो फिर आगे चलेंगे। .04 की समझ नहीं आई, ये भाईजान नंबर ऑफ शेयर पहले ही कैलकुलेट कर लिए थे हमने, 400 है तो राउंड ऑफ हो गया ना, मिलियन में राउंड ऑफ किया ना हमने मेरे भाई, कैलकुलेटर निकाले, कैलकुलेटर ऐसे कंफ्यूज होते जाएंगे, कोई फर्क फायदा नहीं हो ना भाई, कैलकुलेटर निकालना यार, ऐसे ना कर, कैलकुलेटर निकाल, कैलकुलेटर को भी लिखे 100
100 400 000, ये टोटल अमाउंट है। डिवाइडेड बाय करना है 10, तो हमारे पास क्या आएगा, तो वही तो लिखे हैं, ये 10.04 वही है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते। यहां तक हमने क्या किया, हमें उसने ऑर्डिनरी शेयर का डाटा दिया था, हमने पहले ग्रोथ रेट कैलकुलेट की, सबसे पहले कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट की, फिर उसके बाद डीवीएम मेथड अप्लाई किया, पता चला ग्रोथ रेट चाहिए, टेबल से ग्रोथ रेट कैलकुलेट किया, डीवीएम से शेयर प्राइस निकाल ली, उससे टोटल वैल्यू कैलकुलेट कर ली। ऑर्डिनरी शेयर क्लियर। अब आगे चलते हैं, इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इररिडीमेबल है। अब इसकी उसने नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं, हाँ, और प्राइस कितनी है 185। तो नेक्स्ट प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर ये ना, नंबर ऑफ शेयर्स कितने 0.204 मिलियन, मल्टीप्लाई बाय शेयर प्राइस कितने 185, देखिए कितना हो गया 37.74, 37.74। कोई प्रॉब्लम। फिर कह रहा है कॉस्ट कैसे कैलकुलेट करोगे, डी ओवर पी, यही होता है ना कॉस्ट, डिविडेंड डिवाइडेड बाय प्राइस, 20 डिवाइडेड बाय 185, कॉस्ट क्या होगी 20 डिवाइडेड बाय 1, कितनी आई 10.81%। कोई प्रॉब्लम। नेक्स्ट 9% रिडीमेबल बॉन्ड ₹100, नीचे कह रहा है 9% रिडीमेबल बॉन्ड विल बी रिडीम्ड ऑन 31 नवंबर, 3 साल बाद, एट 15% प्रीमियम, करंट मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड इज ₹110 ईच। अब उसी तरह हम लिखेंगे, कैसे है, एनपीवी एट 9%, फिर उसके बाद हायर, और फिर उसके बाद फार्मूला, या नीचे कैलकुलेशन शो करवा दूं। ये 9 कैलकुलेशन हम कॉस्ट किसकी कैलकुलेट करने लगे हैं, कॉस्ट ऑफ 9% रिडीमेबल बॉन्ड, एनपीवी एट द रेट ऑफ 9% इज इक्वल टू एन्युटी, एनुअल एन्युटी की अमाउंट क्या आएगी 9% इंटू 100, एक शेयर की 9 रुपए, उसको नेट ऑफ टैक्स करेंगे 30, 7 9 63, 6.3%, सॉरी 63, 9% है, ये 6.3 आई, 9% है, इसका मतलब एक बॉन्ड के ऊपर 9 रुपए मिलेंगे, नेट ऑफ टैक्स करेंगे 6.3, नेट ऑफ टैक्स तो पैसे मिलेंगे वो 6.3 रुपीज होंगे एक बॉन्ड के ऊपर। ऐसा ही है, हम एक जब इससे वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, वो एक बॉन्ड की वैल्यू आएगी कि सबकी, एक ही आएगी। सबकी कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, टोटल नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो एनपीवी एट 9% क्या है 6 पॉइंट, अब देखें पहले एन्युटी की कैलकुलेशन गौर से देखिएगा, 6.3, ये तो क्लियर है 6.3 कैसे आया, इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आई, 1 प्लस आई कितना है इसका, हाँ ये कूपन रेट बिल्कुल बॉन्ड है 9% है, 1 माइनस 1.09 पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 0.09, ये एन्युटी आ गई, प्लस रिडीम कितने में हो रहा है, रिडीम हो रहा है 15% प्रीमियम पे, यानी 115 पे, रिडीम कितने पे 115, तो क्या आएगा प्लस 115 पावर इंटू 1.09 पावर माइनस 3, और नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, माइनस टूडेज प्राइस कितनी है 110। इस कैलकुलेशन को ध्यान से देख लीजिए, क्लियर है तो फिर शुरू करनी है कैलकुलेशन। क्लियर, ये उसका एनुअल जो फ्लो था उसकी एन्युटी कैलकुलेट की,
ये उसकी टर्मिनल वैल्यू की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट की और ये उसकी इनिशियल मार्केट वैल्यू, ताकि एनपीवी कैलकुलेट हो जाए। क्या आई कैलकुलेशन के बाद? माइनस 5.25। किसी स्टूडेंट का ये आंसर ना आया हो? अब बताइए 9% पे -5.25 है, अब क्या करूं मैं? बढ़ाऊं कि कम करूं? कम करूं। कम कितना? 8 6 7 कितना? कितने स्टूडेंट्स का ख्याल है 8% से करूं कैलकुलेशन? कितनों का ख्याल है 7 से करूं? कितनों का ख्याल है 6 से करूं? कितनों का ख्याल है 5 से? 6 वाले ज्यादा। तो एनपीवी एट 6%। सारी कैलकुलेशन सेम होगी आपके कैलकुलेटर पे, सिर्फ जहां जहां 9% है 6% कर दिया जाएगा। दोबारा कैलकुलेशन करने की जरूरत तो नहीं है? नहीं, मैं कर देता हूँ ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए। 6.3 इंटू 1 माइनस 1.06 पावर -3 डिवाइडेड बाय 0.06 प्लस 115 इंटू 1.09 और 1.06 पावर -3 माइनस 110 कितना? प्लस 3.40। अब IRR कैलकुलेट कर लें। IRR क्या है? लोअर रेट 6% प्लस एनपीवी एट लोअर रेट 3.40 डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट प्लस, ये आपको पता है ना प्लस क्यों बन गया, हालांकि माइनस है, मल्टीप्लाइड बाय 3 पॉइंट इज इक्वल टू 7.18%। ये है जी हमारी कॉस्ट 9% इररिडीमेबल बॉन्ड की। कितनी कॉस्ट? 7.18%। और मार्केट वैल्यू कितनी है? 110 ईच है। नंबर कितने हैं? 0.302। तो ये आ जाएगा मार्केट वैल्यू 0.302 मल्टीप्लाइड बाय 110 कितना आया? 33.2 मिलियन। अब क्या करना है? वेटेड एवरेज ऐड करें क्या? 6040.74। अब this divided by this multiplied by this 14.82%. This divided by this multiplied by this 0.07%. This divided by this multiplied by this 0.04%। और ऐड कर लिया सबको 14.93%। चेक पॉइंट। यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो पूछे, चेक तसल्ली से देख लीजिए। एक एक फिगर की कैलकुलेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, क्या किया है, क्यों किया है। डन जी। अब क्या करना है? न्यू बिजनेस। शाबाश। न्यू बिजनेस में प्लानिंग टू सेट अप वन मोर पैकेजिंग यूनिट। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट इज एस्टिमेटेड टू बी रुपीज 45 मिलियन। इसका मतलब क्या हुआ कि अब हमने जो न्यू वाली इन्वेस्टमेंट करनी है, जिस भी मेथड से करेंगे, तो वो हमें कितनी होगी? हमारी 45 मिलियन। Which will be financed by issuing 15% redeemable preference share of rupees 100 each। फिर प्रेफरेंस शेयर आ गए redeemable at par value। These share will be redeemed after 4 years at a premium of 20% above par value। क्या इसमें वो issued at par redeemable par का फार्मूला यूज कर सकते हैं? इसमें भी IRR करना पड़ेगा। ले, अब मैंने एक दफा कर दिया, अब आप कर लेंगे? पक्की बात है, करें फिर। अच्छा फार्मूला यहाँ पे लिख दूं पहले मैं? नहीं 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 नहीं, फार्मूला तो लिख देता हूँ ना, कैलकुलेशन चलिए आप कर लेंगे।
ये क्या था, इरिडीमेबल, सॉरी रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर 15% redeemable preference shares, NPV at 15%, क्या होगा, शेयर 100 है, एनुअल 50, टैक्स की एडजस्टमेंट आएगी, एनुअल कैश फ्लो 15 ही है, टैक्स की एडजस्टमेंट नहीं होती प्रेफरेंस शेयर पे। 15 इंटू 1 माइनस 1.15 पावर 4 ईयर्स के बाद रिडीम होगा, -4 डिवाइडेड बाय 0.15, एनपीटी की प्रेजेंट वैल्यू आ गई। अब रिडीमेबल क्या है, एट प्रीमियम ऑफ 20%, यानी 100 है पार वैल्यू, 20% का मतलब हो गया 120 इंटू 1.15 पावर -4, और फिर -2 डेज प्राइस क्या है 100 इज इक्वल टू क्या आया 11.435, 11.44 कर लेते हैं, पॉजिटिव है। अब क्या करना है, इसको बढ़ाना है, जीरो की तरफ लेके जाएंगे ना, इसको जीरो की तरफ लेके जाना है, इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्या करें 20% कर ले, 20% कर ले जी। अब आप कैलकुलेट कीजिए एनपीवी एट द रेट, मैं तब तक फार्मूला लिखता हूं, आप तब कैलकुलेट कीजिए। ये रेट कूपन रेट है, ये 15 ही आएगा, इसको 20 ना कर दीजिएगा, ये 15% है, 15 आ गया, 20% 20 ये 15 इंटू 1 माइनस 1.20 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 0.20 प्लस 120 इंटू 1.20 और -4 -100 इज इक्वल टू -3. अगर कभी पॉजिटिव भी आ जाए परेशान नहीं होना आपने, फार्मूला में इसको पुट कर लेना, फार्मूला ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर देगा वैल्यूज को। अब IRR क्या है, एनपीवी एट लोअर रेट, लोअर रेट हमारा आ गया 0.15 प्लस एनपीवी एट लोअर रेट 11.44 डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट प्लस 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 5%, 18.8%, ये हमारा आ गया कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स कॉस्ट कितनी आई 18.8%, ये कर दें इसको वर्किंग 1 रेफर, ये आ गई हमारी वर्किंग 1। मार्केट वैल्यू कितनी है 45 मिलियन, तो उसने खुद से दे दी, हमेशा न्यू ऐसे ही आती है। अब क्या होगा, बाकी की एज इट इज लिख दूं क्या मैं, एक इंफॉर्मेशन ना होती तो मैं एज इट इज लिख देता, वो इंफॉर्मेशन कौन सी ना होती तो इक्विटी बीटा चेंज हो गया। आपको पता है इक्विटी बीटा चेंज हो जाए तो क्या होता है, कॉस्ट चेंज हो जाएगी, कॉस्ट चेंज हो जाए तो क्या होगा फिर मार्केट वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो बाकियों के पे तो चेंज नहीं आया ना, बाकियों को मैं एज इट इज लिख दूं 9% इरडीमेबल, इरडीमेबल बॉन्ड थे, इरडीमेबल थे, इरडीमेबल बॉन्ड, रिडीमेबल बॉन्ड, इसकी क्या वैल्यू थी, अब मैं डेट वैल्यू लिख रहा हूं क्योंकि ऊपर कैलकुलेशन हम कर चुके हैं 33.2, और कॉस्ट क्या थी 7.18%। कोई प्रॉब्लम, प्रेफरेंस शेयर्स
37.74, 10.81%। और अब आते हैं ऑर्डिनरी शेयर। ये कैलकुलेशन दोबारा करनी पड़ेगी, बाकी नहीं की, ये दोबारा करनी पड़ेगी। क्यों? इक्विटी बीटा चेंज हुआ, इक्विटी बीटा से कॉस्ट चेंज होगी, कॉस्ट से मार्केट वैल्यू चेंज होगी। इक्विटी बीटा कितना हो गया? 1.3। कैलकुलेशन ये 1.3 के साथ करेंगे। 9% प्लस 1.3 इंटू 5, 15.5%। और वैल्यू क्या आएगी अब? सारा कुछ यही, सिर्फ एक चीज चेंज होगी। ऐसे ही है ना? तो ये 0.15 था, अब हमारी क्या हो गई है? 0.15। भाई और तो कुछ चेंज नहीं होगा ना? 0.155, ये लो 51, ये है वैल्यू, यही है एक शेयर की वैल्यू। देख लें, डीवीएम यूज किया है, लेकिन बाकी की सारी फिगर्स वही हैं, ग्रोथ रेट वही है, डिविडेंड वही है, सिर्फ कॉस्ट चेंज हुई है ना। तो 513.36 ये क्या हो गया? 10.04 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 513.36 कितना आया? 5154.13। अब क्या करना जी? 1 2 3 4, 1 2 3 4 पूरा हो गया टेबल। टोटल करें 5270.09। करे कैलकुलेशन। दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस क्या आया? 15.16%। अब प्रेफरेंस शेयर, दिस डिवाइडेड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस 0.077, 0.08 कर देते हैं चले। Redeemable on 33.2 divided by this multiplied by this 0.05%. Redeemable preference share, this divided by this multiplied by 0.16%। ऐड कर ले सबको 15.44%। 15.44%। क्लियर? कुछ समझ आए? अच्छा, एक रफ सा एक समझ लीजिए तरीका भी है अप्रोक्सीमेट वैल्यू को जानने का, गैस वर्क लगाने का। कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर जिसका वेट सबसे ज्यादा होगा ना, आंसर आपका उस कॉस्ट के करीब तरीन होगा। इस पूरे कैपिटल स्ट्रक्चर में देखें सबसे ज्यादा वेट किसका है? तो आपका जो आंसर होगा वो इसकी कॉस्ट के करीब तरीन आएगा। ठीक है, जिसका वेट ज्यादा है वही वैल्यू आती है ना। एवरेज में भी ये होता है, वेटेड एवरेज में यही होता है ना। ठीक है, तो ये लेकिन हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, वो डिपेंड करता है कि बाकी के कंपोनेंट्स की वेट के ऊपर भी, लेकिन एक रफ एस्टिमेट आपको लग जाता है। क्लियर जी? इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम? इसमें कैलकुलेशन ज्यादा थी, उसने 2 सिक्योरिटीज के ऊपर IRR हमसे कैलकुलेट करवा ली जी। हाँ जी, हाँ जी। पिछले वाले क्वेश्चन में का क्वेश्चन है सर, आपने मार्केट वैल्यू लिखी थी जो इनिशियल मार्केट वैल्यू थी, जब आपने ऊपर IRR कैलकुलेट की ना तो मार्केट वैल्यू 110 आपने मार्केट वैल्यू यूज की, नीचे वाले में आपने 100 फेस वैल्यू क्यों यूज की, इसमें मार्केट वैल्यू यूज क्यों नहीं की? मेरा क्वेश्चन आपसे, नीचे वाली सिक्योरिटी में मार्केट वैल्यू क्या है? हाँ जी, हमें कैसे पता चला? वही फेस वैल्यू, क्योंकि उसने मार्केट वैल्यू दी ही नहीं, पहली चीज ये। दूसरी चीज, मार्केट वैल्यू
जो भी कंपनी, मैंने कल भी शायद बताया था कि ज्वेलरी बेचने जाएंगे तो किस प्राइस पे बेचेंगे, फेस वैल्यू जो रसीद पे लिखी हुई है या जो करंट मार्केट वैल्यू। तो कंपनी जब भी शेयर इशू करती है ना, याद रखिए, आप असल में अकाउंटेंट, आपके जहन में हमेशा ये रूल बिठाया जाता है, पढ़ाया जाता है, जब भी शेयर इशू होंगे ना, शेयर को क्रेडिट करना है फेस वैल्यू से। ये आपको इतनी दफा को रूल याद करवाया जाता है कि आपका माइंड और कोई चीज मानने को तैयार ही नहीं है। रिकॉर्ड बैलेंस शीट में फेस वैल्यू से ही होगा, लेकिन मार्केट में इशू फेस वैल्यू से नहीं होता, वो तो मार्केट वैल्यू से होता है। वो डिफरेंस जो है वो प्रीमियम पे आ जाता है या डिस्काउंट पे। मार्केट हमेशा मार्केट वैल्यू पे डील होगी, फेस वैल्यू पे नहीं। वो मे भी प्रीमियम हो, मे बी एडवांस। तो अगर वो कहता है ना मैंने 100 रुपए का इशू 100 रुपए पे ही किया, 100 रुपए फेस वैल्यू इशू 100 रुपए पे ही किया है, इसका मतलब क्या है, मार्केट वैल्यू 100 रुपए ही है। उसकी मार्केट वैल्यू 120 थी, उसने फेस वैल्यू 100 होने के बावजूद 120 पे इशू किया। ठीक है, तो क्वेश्चन में अगर फेस वैल्यू दी है और मार्केट वैल्यू नहीं दी, इसका मतलब फेस वैल्यू ही मार्केट वैल्यू है, उसी पे शेयर इशू हुआ। ठीक है, इससे पहले जो हमने किया था वो कल वाला क्वेश्चन, वो 12 रुपए पे इशू किया था, 10 रुपए फेस वैल्यू थी, 500 600 का फर्क याद है। तो वो फेस वैल्यू 10 रुपए, लेकिन इशू कितने में 12, मार्केट वैल्यू 12 थी। तो ये बेसिकली 10 रुपए फेस वैल्यू जो है ये मार्केट वैल्यू ही है। क्यों? क्योंकि मार्केट वैल्यू से नहीं दी हुई, एज्यूम करेंगे फेस वैल्यू ही मार्केट वैल्यू है। पूरी दुनिया का रूल है, सिक्योरिटी जब भी इशू होती है मार्केट वैल्यू पे होती है। तो जब वो कह रहा है मैंने 100 रुपए में इशू किया, मतलब 100 रुपए मार्केट वैल्यू है जिस पे इशू किया। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल के सारे क्वेश्चन, बाकी छोटे छोटे क्वेश्चन है मेरा, आप आधा घंटा बैठेंगे ना वो निमट जाएंगे सारे। क्लियर? इसके साथ हमारा ये टॉपिक भी बाहर आ, लेकिन नेक्स्ट एक लेक्चर होगा जिसमें अब चूंकि छुट्टियों के बाद आप आएंगे तो शायद कोई कंसेप्ट आपके वीक हो चुके हैं, तो रिवीजन लेक्चर के तौर पे काम आ जाएगा हमारा ये असाइनमेंट। और फिर एक लेक्चर के बाद हम नए टॉपिक की तरफ चलेंगे। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।